वेलकम टू फिजिक्स अबॉर्ड। दिस इज़ 8th लेक्चर ऑन ग्रेविटेशन और इस लेक्चर में डील करेंगे मेनली न्यूमेरिकल्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी गिवन है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। ये 10.8 न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके साथ कोई यूनिट नहीं। क्यों? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी की कोई न्यूमेरिकल यूनिट नहीं होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज, आपको मालूम है ऑलरेडी, 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। इज दैट ओके? तो ये दो इंफॉर्मेशन दी हुई है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो आपको निकालना क्या है? फाइंड द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। द डेंसिटी ऑफ सिल्वर विथ SI यूनिट मीन्स जो डेंसिटी की SI यूनिट होती है वो चीज़ आपको निकालनी है। तो रिलेटिव डेंसिटी के बारे में सिंपली आपको पता होना चाहिए पहले से कि व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी है क्या, ये आपको ऑलरेडी पता है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी सॉलिड, मैं सब्सटेंस ही लिखता हूं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जनरली अगर ये दिया हुआ है, जो वाटर की डेंसिटी दी हुई होती है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही दी हुई होती है। देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी, अगर RD लिखते हैं इसको, रिलेटिव डेंसिटी को यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। निकालना क्या है आपको? डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो आप क्या करें, डेंसिटी ऑफ सिल्वर पहले लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके। रिलेटिव डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है। ये कहाँ दिया हुआ है? ये कितना दिया हुआ है? 10.8 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है, 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिख लीजिए कितना हो गया? 10.8 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। यही आपकी डेंसिटी ऑफ सिल्वर है। कितनी आ गई? 10.8 × 10⁻³ और यूनिट के हिसाब से kg पर मीटर क्यूब विथ SI यूनिट आपको लिखना था। अब चूंकि ये चीज़ मैंने यहाँ पर डील की है, इससे रिलेटेड एक फैक्ट और बता देता हूँ, जो पिछले लेक्चर में जहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी में डील कर रहा था वहाँ पर शायद मैं नहीं बता पाया था। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। रिलेटिव डेंसिटी रेशियो है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड कहिए, एनी सब्सटेंस कहिए, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ
वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब आप जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड, डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो अगर किसी सॉलिड की डेंसिटी मास और वॉल्यूम के हिसाब से लिखना हो तो इसको कितना लिखेंगे, ये डेंसिटी, पहले मैं अलग कर देता हूँ, डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड, और ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको मैं डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लेता हूँ एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड, तो आप लिख सकते हैं मास ऑफ द सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, इनटू, यहाँ पर डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास ऑफ द वाटर, मास ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द वाटर। मैं उसी चीज़ को क्लियर करने जा रहा हूँ, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ओके, मानकर चलिए कि आपने किसी कंटेनर या जार में वाटर अप टू द लेवल भर के रखा हुआ था यहाँ तक, और आपने एक सॉलिड इस वॉल्यूम का इसमें डाल दिया, जितना ये वॉल्यूम का है उतना ही वॉल्यूम वाटर बाहर निकलकर इस जार में आ गया। ओके, तो क्या हुआ कि जितना वॉल्यूम इस सॉलिड का है उतना ही वॉल्यूम वाटर का बाहर निकल गया। मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। पूरी तरह से ये जब डिप कर जाता है, इसके अंदर डूब जाता है, तब वॉल्यूम ऑफ वाटर, उस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर ये कितने के बराबर, मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी जितना वॉल्यूम का आपने ये ऑब्जेक्ट डाला था उतना ही वॉल्यूम बाहर निकल गया, जिसकी वजह से ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल हो गया और कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी अब आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मास ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। सॉलिड की जगह पर आप चाहें तो सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है ये। देयरफॉर इसी फॉर्मूला को जब आपको लिखना हो फिर से, तो आप इजीली लिख सकते हैं मास ऑफ द सॉलिड और सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो एक और फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी से आपको मिल गया, या तो डेंसिटी के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए या फिर मास के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम substance is
250 cubic centimeter. The volume of 500 gram substance is 250 centimeter क्यूब और 250 क्यूबिक सेंटीमीटर. सब्सटेंस नहीं होकर सॉलिड भी हो सकता है, कोई पैकेट भी हो सकता है. द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम पैकेट और सॉलिड और सब्सटेंस इज हाउ मच? 250 क्यूबिक सेंटीमीटर. देन इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं. देन फाइंड, पहला क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस. सेकेंड क्वेश्चन ये है कि अगर इसको, इस सब्सटेंस को जिसका मास 500 ग्राम है और वॉल्यूम 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है, अगर उसको वाटर में डुबो दिया जाए, डिप कर दिया जाए, डुबा दिया जाए, तो आपको निकालना है मास ऑफ द वाटर, मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड. ठीक है. अगर किसी कंटेनर में वाटर डाला हुआ है और उसमें आप इस सॉलिड को डिप करा देते हैं तो कितना वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा. तीसरा, आपको निकालना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस. रिलेटिव डेंसिटी निकालना होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको रेशियो निकालना होता है दिए हुए सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का. और साथ में चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप बताइए कि क्या ये जो सब्सटेंस है दैट विल सिंक और नॉट, दैट विल सिंक इन द वाटर, सिंक इन वाटर और नॉट. सो 4 अलग अलग क्वेश्चन है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेंसिटी निकाल लेते हैं. ठीक है. तो डेंसिटी निकालने के लिए क्लियर सी बात है कि डेंसिटी इज व्हाट, इट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास गिवन है 500 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी दिया हुआ है, दिस इज 250 क्यूबिक सेंटीमीटर. 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया? 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया. तो सबसे पहले डेंसिटी निकल गई. अब सेकेंड क्वेश्चन यह है कि मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड. अब इसको कैसे समझेंगे आप? मान लीजिए कि ये एक कंटेनर या जार जिसमें वाटर आपने पहले से डाला हुआ है और ये जो आप सब्सटेंस लिए हैं, मान लेते हैं कि ये है हमारा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम ये है और मास ये गिवन है. अब आपने उसको यहाँ डाल दिया. ठीक है. डाल दिया तो अगर ये जितने वॉल्यूम का है, ये जो सब्सटेंस है जितने वॉल्यूम का है, जब ये पूरी तरह डिप हो जाएगा तो उतना ही वॉल्यूम पानी, उतना ही वॉल्यूम का वाटर बाहर की तरफ निकल जाएगा. मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे डील कर रहे हैं. वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस कितना गिवन है? 250 क्यूबिक सेंटीमीटर. यानी जितने वॉल्यूम का ये सब्सटेंस है उतना ही वाटर बाहर निकल गया है. दिस इज इक्वल टू 250 क्यूबिक सेंटीमीटर. अब एक चीज़ और आपको मालूम है, वो है डेंसिटी ऑफ द वाटर. डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? अगर नहीं मालूम है तो ध्यान रखना होगा, या हो सकता है क्वेश्चन में गिवन भी हो. तो दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम मालूम हो गया आपको और ये मालूम है. देयरफॉर आप जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. देयरफॉर मास कितने के बराबर हो जाएगा? दिस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द वाटर, दिस इज गिवन ऑलरेडी. देयरफॉर वॉल्यूम आपका कितना है? 250 सेंटीमीटर क्यूब.
मल्टीप्लाइड बाई 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर मल्टीप्लाई कर लीजिए 250 इंटू 1 ग्राम, कितना हो गया 250 ग्राम हो गया। देयरफॉर मास कितना आ गया निकल के, मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस दैट इज इक्वल टू 250 ग्राम के बराबर हो गया। क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस कितना था 250 सेंटीमीटर क्यूब था, जबकि मास कितना है सब्सटेंस का 500 ग्राम है, लेकिन वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ 250 ग्राम के इक्वल डिस्प्लेस हुआ। यानी जितना मास था सब्सटेंस का, इसका कितना था सब्सटेंस का मास 500 ग्राम, जबकि वाटर का मास कितना हुआ 250 ग्राम के बराबर हुआ। यानी उसका ठीक आधा है यहाँ पर वाटर का मास। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, वो है रिलेटिव डेंसिटी। आपने ऑलरेडी डेंसिटी ये वाली निकाली हुई थी सब्सटेंस की, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस और सॉलिड, अभी जस्ट आपने निकाला था, कितना आया था 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मालूम है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर relative density is equal to density of any substance, density of any substance divided by density of water at 4 degree Celsius, density of water at 4 degree Celsius। ठीक है। therefore कितना हो गया ये 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैंसिल आउट, कितना आ गया रिलेटिव डेंसिटी 2 के बराबर। अब फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि दैट विल सिंक इन वाटर और नॉट, ऑब्जेक्ट विल सिंक इन वाटर और नॉट। तो अगर ये जार के अंदर आपने रखा हुआ है वाटर को और ये ऑब्जेक्ट यहाँ डालते हैं, तो इसकी डेंसिटी ग्रेटर है और वाटर की डेंसिटी कम है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ substance is greater than density of water। और जैसे ही वाटर की डेंसिटी से सब्सटेंस या सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वैसे ही ये सिंक करनी शुरू हो जाएगी। देयरफॉर ऑब्जेक्ट विल सिंक, क्या हो जाएगा आंसर, ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ठीक है। डेंसिटी अगर ग्रेटर होता है किसी ऑब्जेक्ट का वाटर की डेंसिटी से, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। और अगर वाटर की डेंसिटी से कम होता है ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करता रह जाएगा। ओके, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है। द डेंसिटी ऑफ गोल्ड, द डेंसिटी ऑफ गोल्ड is 90 gram per centimeter cube. Then find the volume, find the volume of gold of mass 95 ग्राम। ठीक है, मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो वॉल्यूम आपको निकालना है। कितना है, मास ऑफ गोल्ड गिवन है दैट इज 95 ग्राम और डेंसिटी भी गिवन है दैट इज इक्वल टू 19 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड आपको निकाल लेना है। कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, आपको मालूम है कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय द डेंसिटी। मास कितना है 95 ग्राम है और डेंसिटी कितनी है 19 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, सो 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और ये ऊपर चला गया, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ये हो गया। सो
वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। आइए जल्दी से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रेशर से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन को समझते हैं। एक एलिफेंट है जिसका मास दिया हुआ है 5000 kg, और कोई एक गर्ल है जिसका मास दिया हुआ है 50 kg। इज दैट ओके? कह रहा है कि एलिफेंट जो है वो अपने 1 फुट पर अर्थ पर खड़ा होता है। इज दैट ओके? ये मान लेते हैं एलिफेंट का 1 फुट है, और गर्ल जिसने हील वाला स्लीपर पहना हुआ है या सैंडल पहना हुआ है, हील्ड स्लीपर है इसका या सैंडल है, ठीक है। तो आपको मालूम है हील में कुछ ऐसा आता है। यहां दिया हुआ है कि एलिफेंट का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, या ये जो 1 फुट का, ओनली 1 फुट का जो एरिया है वो गिवन है 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, जबकि ये जो हील गर्ल ने पहन रखा है ये कुछ कितने का है, ये है, इसका एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि किसने फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया है, एलिफेंट के एक पाँव ने या एक हील ने सैंडल के जो गर्ल ने पहना हुआ है। तो आपको मालूम है कि प्रेशर निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। लेकिन यहाँ तो फोर्स दिया हुआ है नहीं, मास गिवन है। तो मास को सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और लेके आएंगे वेट में, ठीक है। मीन्स मास के थ्रू कैलकुलेट करेंगे वेट को। तो हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बट हम इसे क्या करते हैं इजीनेस के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं। तो जो फोर्स है वही तो वेट भी है, फोर्स इज वेट। देयरफॉर अगर एलिफेंट का वेट निकालते हैं, वेट ऑफ एलिफेंट, तो मास ऑफ द एलिफेंट इनटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए 5000 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो गया वेट ऑफ द एलिफेंट, ये हो जाएगा 50,000 न्यूटन। इज दैट ओके? यही वेट हो गया और यही फोर्स है जो वो अप्लाई कर रहा है। एलिफेंट कहाँ अप्लाई कर रहा है, ऑन द अर्थ सरफेस। अब आइए गर्ल का आप निकाल लीजिए वेट, वेट जिसे फोर्स आप कहिएगा, वेट ऑफ द गर्ल। सो मास ऑफ द गर्ल मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कितना हो गया 50 kg मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना हो गया 500 न्यूटन। कौन ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्लियर है कौन? चूंकि वेट किसका सबसे ज़्यादा है, वेट इसका है, एलिफेंट का है 5 पर 4 0 है, यानी 50,000 न्यूटन है। देयरफॉर वेट ऑफ द एलिफेंट इज मच ग्रेटर देन द weight of the girl. Therefore, elephant exerts more force on earth than the girl. ठीक है, एक क्वेश्चन अब आपका क्लियर हो गया कि कौन ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑन द अर्थ। अब आइए प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें गिवन है, लाइक एरिया दिया हुआ है, एक पाँव पर ये एलिफेंट खड़ा हुआ है, वहीं एक हील पर ये लड़की खड़ी हुई है।
तो दोनों का सरफेस एरिया इन कांटेक्ट आपको गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्रेशर निकाल लेते हैं और फिर इसका भी प्रेशर एक एक करके निकाल लेते हैं। तो प्रेशर के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया गिवन है आपका, आपने दोनों का फोर्स कैलकुलेट किया है। ये वेट क्या है, फोर्स है, इसलिए मैं इस दोनों को एज इट इज रहने देता हूं और इसको आपको स्टैंडर्ड एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। क्यों, सेंटीमीटर को आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट में लाना पड़ेगा, यानी मीटर में लाना पड़ेगा। तो इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों जगह और फिर तब जाकर आप प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। आइए कैलकुलेट करते हैं। ये चूंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, देयरफॉर एरिया 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लें 1000 और 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना आप, स्क्वायर है ये, देयरफॉर 1000 1/100 मीटर और इस सेंटीमीटर के लिए भी 1/100 मीटर। जो कैंसिल होने वाला है उसे कैंसिल करके हटा लीजिए। कितना बच गया अब आपके पास, 1/10 स्क्वायर मीटर। अब आइए प्रेशर किस पर, सिर्फ 1 फुट पर जब वो खड़ा हुआ है एलिफेंट, तब प्रेशर ऑन 1 फुट ऑफ द एलिफेंट कितना निकाला हुआ है आपने वेट, 50,000 न्यूटन डिवाइडेड बाई, ठीक है, चूंकि ये 5000 kg मास था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 50,000। अब ये 1/10, यही आपने एरिया निकाला हुआ है मीटर के हिसाब से। ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया, कितना हो जाएगा, एक और 0 इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 0 था, यहाँ पर 5 0 हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल आप कहते हैं, ठीक है। कितना आ गया, प्रेशर ऑन 1 फुट या प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट ऑन द अर्थ सरफेस बाय द 1 फुट ऑफ द एलिफेंट, वो कितना हो गया, 5 लाख पास्कल हो गया। अब वैसे ही यहाँ पर भी आपको कन्वर्ट करना होगा, जो एरिया इन कांटेक्ट है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको कर लीजिए, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। कितना हो गया, ये 1/10,000 स्क्वायर मीटर। सिंपल प्रोसेस है, जिस तरह ये फॉलो किया था वो भी आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अब प्रेशर निकालना है, 500 न्यूटन ऑलरेडी दिया हुआ है, लीजिए मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। प्रेशर ड्यू टू 1 हील ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कितना आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया कितना हो गया, 500 न्यूटन ऑलरेडी वेट है आपका, और एरिया कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 10,000 स्क्वायर मीटर। ऊपर चला जाएगा ये 5 इंटू 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 6 टाइम ये 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया अब आपको। यहाँ पर कितना था, सिर्फ 5 लाख पास्कल था, जबकि यहाँ पर 50 लाख पास्कल आ गया है। मीन्स जो प्रेशर एक हील पर जो लग रहा था गर्ल के द्वारा, लड़की के द्वारा, वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और जो एलिफेंट के 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, उस पर गर्ल के कंपैरिजन में कम प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। अगर रेशियो निकालिएगा, दोनों का रेशियो भी निकाल लीजिए। रेशियो अगर निकालते हैं, प्रेशर ड्यू टू एलिफेंट डिवाइडेड बाय प्रेशर ड्यू टू गर्ल ऑन 1 हील एंड 1 फुट, ये कितना आ जाएगा, 5 लाख पास्कल, ठीक है, डिवाइडेड बाय
50 लाख पास्कल। ठीक है, ये कैंसिल आउट और ये 50 से कैंसिल आउट, 1/10। देयरफॉर प्रेशर ड्यू टू एलिफेंट इज 1/10 टाइम्स द प्रेशर ड्यू टू गर्ल। ठीक है, मीन्स गर्ल जो प्रेशर अप्लाई कर रही है एक हील से, वो 10 गुना ज़्यादा है जो एलिफेंट कर रहा है प्रेशर अप्लाई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो इतना ज़्यादा 10 टाइम्स। क्यों? कारण सिंपल समझ जाइए, भले ही एलिफेंट का मास बहुत ज़्यादा है, मीन्स आप देखिए तो गर्ल का मास आपने कितना लिया हुआ था, 50 kg। उस हिसाब से देखिए तो ये बहुत ज़्यादा है, 100 टाइम्स ज़्यादा है। फिर भी एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, जबकि ये कितना है, 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या हो गया, एरिया जो है डिनोमिनेटर में जो कांटेक्ट एरिया है वो काफ़ी इंक्रीज कर गया। और मैंने पहले ही कहा हुआ है, एरिया अगर इंक्रीज कर जाएगा, जब प्रेशर और थ्रस्ट का मैंने जो लेक्चर दिया है वहाँ पर जाके देखिए, ये डिनोमिनेटर में है, अगर ये इंक्रीज कर जाएगा तो प्रेशर रिड्यूस कर ही जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर ये एक बड़ा कारण बन रहा है कि जो एलिफेंट का 1 फुट है उसका सरफेस एरिया जो हील है उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। देयरफॉर प्रेशर एलिफेंट जो 1 फुट से लगा रहा है अर्थ सरफेस पे, वो रिड्यूस कर जा रहा है गर्ल के 1 हील के कंपैरिजन में। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेते हैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई बोट को पार्शियली इमर्ज किया जाता है वाटर में, ठीक है, मान लीजिए ये आपका बोट है और आपने उसको वाटर में इमर्ज कर दिया। बोट में अक्सर आप ये राउंड शेप का कुछ लगा हुआ देखते होंगे, ठीक है। ये जो राउंड शेप होता है वो एक तरह से लाइफ सेविंग किट होता है। अगर कोई आदमी डूब रहा हो तो इसे खोलकर फेंका जाता है और वो उसे वियर करके पहन के और अपनी लाइफ को बचा सकता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो है ना वो क्या कहलाता है, लाइफ बॉय कहलाता है। आपने ऐड भी बहुत सारा सुना होगा लाइफ बॉय से रिलेटेड, ठीक है। सो यही वो लाइफ बॉय है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अगर किसी बोट को पार्शियली वाटर में उतारा जाता है तो वो जो वाटर डिस्प्लेस करता है उसका मास हो जाता है 600 kg। तो आपको बताना है कि कितना बुआयंट फोर्स इस वाटर के थ्रू इस बोट पर लग रहा है। तो आपको मालूम है कि अगर ये दिया हुआ है मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देयरफॉर 600 kg मास दिया हुआ और जी को अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 60,000 न्यूटन। और बुआयंट फोर्स कितने के बराबर होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो वेट आपने अभी जस्ट कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इक्वल टू 6000 न्यूटन। सो बुआयंट फोर्स इस केस में कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 6000 न्यूटन। इस लेक्चर को इस न्यूमेरिकल के साथ यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।